हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज़ाद ग्रुप ऑफ एजुकेशन में। आप सभी जानते हैं कि इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं यूपीएससी मेंस के सिलेबस एनालिसिस की और उससे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस वर्तमान में आ रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, उनके बारे में कुछ डिस्कस भी कर रहे हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने बात कर ली थी आधुनिक भारत के इतिहास की। उससे पहले हम कल्चर की बात कर चुके थे। मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के तौर पर दिए थे, तो आज उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, एक फ्रेमिंग करने की कोशिश करेंगे। उनमें किस तरह का कंटेंट हमें एनरिच करना है उसकी बात करेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे स्वतंत्रता पश्चात भारत और विश्व इतिहास का सिलेबस, और उसके कुछ क्वेश्चन हमेशा की तरह टास्क के तौर पर आपको देंगे। फिर अगले वीडियो में उनका डिस्कस हम करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये इतिहास का जो सिलेबस था वो हम देख चुके थे। बात करते हैं जो क्वेश्चन कल हमने डिस्कस किए थे इससे पहले वाले वीडियो में, उसकी बात करते हैं। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन? यंग बंगाल एवं ब्रह्म समाज के विशेष संदर्भ में आपको आधुनिक भारत में जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है और उसमें एक पोर्शन है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। यंग बंगाल एवं ब्रह्म समाज के विशेष संदर्भ में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के उत्थान तथा विकास को रेखांकित कीजिए। तो आपको अगर इन दोनों के बारे में पता नहीं है, ब्रह्म समाज के बारे में और यंग बंगाल आंदोलन के बारे में, तो आप इसका आंसर नहीं कर पाएंगे। तो आपको पता होगा कि यंग बंगाल आंदोलन यंग इटली आंदोलन की तर्ज पर हमारे भारत के ही हेनरी विवियन डेरेजियो के द्वारा शुरू किया गया था। बहुत ही यंग एज थी इनकी, बहुत ही कम समय में बहुत विद्वान शख्स थे और इन्होंने ही यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत की थी। इसके बारे में अगर आपको पता नहीं है तो शायद आप हिस्ट्री बहुत अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं। राजा राम मोहन राय के द्वारा इस आंदोलन की शुरुआत या ब्रह्म समाज की शुरुआत की गई थी। राजा राम मोहन राय की अगर हम बात करें तो समन्वित संस्कृति की उपज थे, यानी समन्वित संस्कृति, ऐसा नहीं है कि जो गुण हमारी संस्कृति में जो कमियां थी उनको उजागर किया, बाहर की संस्कृतियों में जो अच्छाइयां थी उनको इंक्लूड किया, और इस तरह की एक समन्वित संस्कृति के उपज थे श्री राजा राम मोहन राय। ओके, अगर हेनरी विवियन डेरेजियो के यंग बंगाल आंदोलन की बात करें तो इनका क्या योगदान रहा था? देखिए, इन्होंने जो यूरोप का प्रबोधन की जो विचारधारा थी, जिसके अंतर्गत व्यक्तिवाद पर बल दिया गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे भारत में जातिवाद और ब्राह्मणवाद जैसी चीजें प्रचलित थी। उसमें ऊंच नीच की भावना, छुआछूत की भावना कहीं ना कहीं बहुत ऊंचे स्तर पर थी। यहाँ पर यंग बंगाल आंदोलन के अंतर्गत व्यक्ति मात्र के सम्मान की बात की गई थी, जिसे हम व्यक्तिवाद की बात करते हैं, मानववाद की बात करते हैं। किसी व्यक्ति को जो सम्मान मिलना चाहिए वो सिर्फ इस वजह से मिलना चाहिए कि वो मानव है, वो कौन सी जाति का है, कौन से धर्म का है, इन चीजों से कोई भी वास्ता उसका नहीं होना चाहिए। तो अगर हम ओवरऑल कहें तो इन्होंने क्या किया? पश्चिमी प्रबोधन को फैलाने का काम किया, पश्चिमी प्रबोधन को फैलाने का काम किया। ठीक है, पश्चिमी प्रबोधन जिसमें व्यक्तिवाद, मानववाद, साइंटिफिक टेम्परामेंट देने की बात की। इन्होंने किया, कहा कि तर्क दो, सिर्फ भक्ति और आस्था जैसी चीजों पर ये विश्वास नहीं करते थे, तर्क के बल पर जीवन गुजारने को ये तवज्जो देते थे। दूसरी बात, इन्होंने भारतीय समाज में जो कुरीतियां थी उनका उन्मूलन करने और तीव्र सुधार के पक्षधर थे, तीव्र सुधार के पक्षधर। तो इन्होंने तीव्र सुधार पर बल दिया था। ठीक है, तर्क पर बल दिया, व्यक्तिगत वैज्ञानिक टेम्परामेंट पर बल दिया, साइंटिफिक टेम्परामेंट पर, और तीव्र सुधार पर जो हमारी कमियां थी, भारतीय समाज की जो कुरीतियां थी, उन पर भी इन्होंने कहा कि इन चीजों में बहुत तेजी से सुधार होना चाहिए। इसके अलावा राष्ट्रीय चेतना को प्रोत्साहन तो दिया ही, अंग्रेजों के खिलाफ राष्ट्रीय चेतना को प्रोत्साहन दिया। जो उपनिवेशिक काल था, उपनिवेशवाद था, उसके विरुद्ध भी इन्होंने चीजें कही। इसीलिए तो कहीं ना कहीं इन्हें क्या कहा जाता है? प्रथम राष्ट्रीय कवि का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना का प्रसार करने में महत्वपूर्ण योगदान अपना दिया था।
तो एक पैराग्राफ तो इन्हीं के योगदान को लेकर होगा, जिसमें हम साइंटिफिक टेम्परामेंट को ऐड करेंगे, व्यक्तिवाद, मानववाद और तर्क की ज्ञान को इन्होंने एक्सेप्ट किया, पश्चिमी प्रबोधन को फैलाने की कोशिश की। इसी तरह से तो ये विकसित हुआ हमारा धार्मिक सामाजिक आंदोलन। ठीक है, अगला पैराग्राफ हम राजा राम मोहन राय के बारे में ले लेंगे। समन्वित संस्कृति की उपज थे, इन्होंने क्या क्या चीजें ऐड की। अगर हम थोड़ा सा और स्पेसिफिक होना चाहें, धर्म सुधार में इन्होंने क्या किया, इन्होंने एकेश्वरवाद पर बल दिया, जहां पर जो बहुदेववाद का कॉन्सेप्ट भारत में प्रचलित है और था, वहीं पर इन्होंने कहा कि हमें एकेश्वरवाद की पूजा करनी चाहिए। समाज सुधार के बारे में तो इनका बहुत ही ज्यादा योगदान रहा। इसमें सती प्रथा को हम ले सकते हैं, बाल विवाह के विरुद्ध भी इन्होंने काम किया था। तो इस तरह की चीजें इन्होंने की। विधवा पुनर्विवाह पर भी इन्होंने काम किया। विधवा पुनर्विवाह हो गया। इसके अलावा शिक्षा पर इन्होंने बेहतरीन काम किया। आधुनिक शिक्षा, आपको पता है वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। पत्रकारिता के माध्यम से इन्होंने लोगों में जागरूकता पैदा की। तो पत्रकारिता की भी हम बात करेंगे यहाँ पे, जागरूकता पैदा की। मिरातुल अखबार इनका एक सबसे पहले निकाला हुआ अखबार था। वेदांत कॉलेज की स्थापना की। इन चीजों के बारे में इनका योगदान दिखाना है। और इनके योगदान के बाद जब इन्होंने ये चीजें शुरू की तो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में कई सारे आंदोलन, इस तरह के सुधार आंदोलन शुरू हुए। महाराष्ट्र में हम देख सकते हैं, इसी तरह से गुजरात, पंजाब, इस तरह के जो सुधार आंदोलन शुरू हुए वो इनकी बदौलत शुरू हुए। तो इस तरह का एक कंटेंट हमारी इस आंसर की जरूरत को महसूस करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है औपनिवेशिक भारत की 18वीं शताब्दी के मध्य से, क्या समझते हैं आप? 18वीं शताब्दी मतलब 1750, मध्य की बात जो कह रहा है 1750 के बाद से क्यों अकाल पड़ने में अचानक वृद्धि देखने को मिलती है, कारण बताइए। 2022 का लेटेस्ट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 18वीं शताब्दी के मध्य से ऐसा क्या हुआ कि भारत में अचानक अकाल पड़ने की घटनाओं में तीव्रता देखने को मिली? तो कहीं ना कहीं ये पूछना चाह रहा है औपनिवेशिक काल के संदर्भ में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियां रही उनका हम पर प्रभाव किस तरह से पड़ा कि अकाल पड़ने की घटनाएं तेज होने लगी। तो जैसा कि आप कहेंगे, हम जो औपनिवेशिक काल को बांटते हैं, यहां से मैं लिखता हूं, औपनिवेशिक काल का पहला चरण वाणिज्यिक चरण, सत्रह से प्लासी का युद्ध हुआ और 1757 से इसकी शुरुआत हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं प्लासी के युद्ध के बाद चीजें अंग्रेजों के हाथों में जाना शुरू हो चुकी थी। और 1813 तक इसका ये काम चलता रहा, जब तक औद्योगिक क्रांति अपने पूर्ण स्वरूप में उजागर नहीं हो गई। उसके बाद 1813 से औद्योगिक क्रांति के लिए औद्योगिक चरण की शुरुआत हो गई और ब्रिटिश की कुछ नीतियां वहां पर चेंज हुई। तो मोटे तौर पर हमें इस क्वेश्चन में इस चरण की बात करनी है और इस चरण के अंतर्गत ऐसी क्या नीतियां रही ब्रिटिश गवर्नमेंट की या कंपनी की जिससे हमारे यहाँ पर अकाल पड़ने की में अचानक वृद्धि देखने को मिली। देखिए, अंग्रेज जो साम्राज्यवादी विचारधारा के लोग हैं वो ये कहते हैं कि भारत के अंदर अकाल तो हमेशा से ही पड़ते रहे थे, ये तो एक मौसम का फिनोमिना है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये मानसून की अनिश्चितता के कारण इस तरह की घटनाएं भारत में होती रहती थी, लेकिन कंपनी की नीतियों ने उसे इस तरह से प्रभावित किया कि वो ज़्यादातर उन चीज़ों का प्रभाव हम पर पड़ने लगा। वाणिज्य की अगर हम बात करें, वाणिज्य क्या होता है? एक जगह से आपने चीज खरीदी और दूसरी जगह ज्यादा दाम में उसको जाकर बेच दी, इसी को तो हम कॉमर्स कहते हैं। ई कॉमर्स क्या होता है? आप ऑनलाइन कहीं से खरीदते हैं, वो आपके पास आ जाती है। ठीक है, तो कहीं से तो यूरोपीय व्यापारी क्या करते थे, भारत से माल खरीदते थे और यूरोप में ज्यादा दाम में उसको बेच देते थे।
लेकिन ये स्थिति हमारे लिए फायदेमंद थी, क्योंकि हमारा व्यापार चलता था, हमें पैसा मिलता था, बाहर से हमारे लिए पैसा आता था, तो भारत की जीडीपी कहीं ना कहीं अच्छी होती थी। फिर क्या हुआ, 1757 में जब प्लासी का युद्ध हो गया, तो बंगाल पर अंग्रेजों का कहीं ना कहीं धाक बन गई, उनका एक प्रभाव ज़्यादा हो गया। तो अब प्लासी के युद्ध के बाद में बंगाल में वो अच्छी खासी लूट खसोट करने लगे। 1757 के बाद में 1764 में जब बक्सर का युद्ध हुआ, तो बंगाल की पूरी दीवानी, जिसमें उड़ीसा और बिहार भी शामिल थे, उसकी पूरी दीवानी किसको प्राप्त हो गई, कंपनी को। अब कंपनी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात हुई, क्योंकि अब वो भारत से लूट खसोट करना बहुत ही बड़ी मात्रा में शुरू कर चुके थे। 1764 में दीवानी मिल गई कंपनी को, यानी अधिकार सारे कंपनी के पास, भू राजस्व वगैरह को लेकर। तो क्या हुआ, इस दौरान हम देखो, इसी टाइम पीरियड के इर्द गिर्द हमें घूमना है, तो इस दौरान क्या चीज़ें, क्या परिवर्तन हुए। जब दीवानी मिली तो आपको पता है रॉबर्ट क्लाइव था गवर्नर, और इसने द्वैध शासन की शुरुआत करी थी। द्वैध शासन की क्या, कैसे, एक चीज होती है निजामत यानी प्रशासन देखना, निजामत, और एक चीज होती है दीवानी यानी राजस्व का काम देखना। पैसों का सारा काम देखती थी कंपनी, और प्रशासन का सारा यानी उत्तरदायित्व तो सारा नवाब का, और अधिकार सारे कंपनी के। तो दीवानी, इस तरह का एक द्वैध शासन शुरू हुआ 1765 से 1772 तक, और 1773 के बाद जब रेगुलेटिंग एक्ट आया तो इस व्यवस्था को समाप्त किया गया। इस व्यवस्था के दौरान क्या हुआ, जो रॉबर्ट क्लाइव था, इसने कुछ भू राजस्व सुधार करने की कोशिश की। भू राजस्व सुधार करने की कोशिश की, और ये भू राजस्व सुधार का मतलब हमारे लिए सुधार नहीं, इन्होंने अपने लिए सुधार की कोशिश की। इसमें इन्होंने क्या किया, भू राजस्व की रकम में वृद्धि कर दी बहुत ज्यादा। इससे हमारे किसानों पर दबाव बढ़ा, हमारे यहाँ पर जो काम करने वाले मजदूर थे उन पर दबाव बढ़ा, और क्योंकि इस भू सुधार का एक प्रॉपर ढांचा नहीं था, जिसे हम कहें कि व्यवस्थित ढांचा नहीं था, व्यवस्थित ढांचा नहीं था, इस वजह से यहाँ पर क्या बढ़ गया, अव्यवस्था बढ़ गई। अव्यवस्था के साथ साथ भ्रष्टाचार बढ़ गया, और इन भ्रष्टाचार की वजह से राजस्व की रकम बहुत ज्यादा बढ़ जाने के कारण, और यहाँ के कंपनी के जो व्यापारी थे, इनके द्वारा निजी और कंपनी का अनुचित व्यापार करने के कारण दादागिरी करते थे, हमारे जो उचित जो मूल्य था उसका वो अदा नहीं करते थे, अपने तरीके से चीजें चलाते थे। इन सब की वजह से कहीं ना कहीं हम पर गरीबी ज्यादा आ गई, हमारे यहाँ का जो पैसा था वो बाहर जाने लगा। अच्छा देखो, पहले क्या होता था, जब खरीदते थे यहाँ से माल तो बाहर से पैसा आता था, हमारी स्थिति अच्छी होती थी। अब दीवानी मिल गई तो बंगाल के पैसे से ही माल खरीदते हैं और वो माल बाहर चला जाता है, यानी कहीं ना कहीं हमारे भारत में जो पैसा था वो आप बाहर भेज रहे हैं, तो गरीबी तो आनी ही है। इस वजह से हमारे लोगों की क्रय शक्ति में कमी आई और यहाँ पर अकाल पड़ने जैसी घटनाएं तीव्र हुई, यह एक कारण था। तो जब हम इसका स्ट्रक्चरिंग करेंगे तो हम कहेंगे कि वाणिज्यिक चरण के दौरान जब बक्सर का युद्ध जीत लिया था कंपनी ने, उसके पास जो दीवानी आए थे और दीवानी के राइट्स आ गए थे, और कंपनी ने जब द्वैध शासन की शुरुआत हुई तो ऐसे में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जो सुधार लाए गए, जो चीज़ें नई तरह से अपनाई गई, उनमें क्या किया गया कि एक तो बहुत ज़्यादा राजस्व की मात्रा को बढ़ा दिया गया। दूसरी चीज़ तो ये कारण, जो हमें कारण बताने ना, तो रॉबर्ट क्लाइव के भू राजस्व सुधार के कारण भू राजस्व की रकम में बहुत ज़्यादा वृद्धि कर दी गई। अव्यवस्था के कारण क्या हुआ, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला, लूट खसोट होने लगी और कंपनी के व्यापारी अनुचित तरीके से व्यापार करने लगे, क्योंकि 1764 के युद्ध के बाद कंपनी को दीवानी राइट्स मिल चुके थे, इसलिए अब उन्हें
यूरोप से मुद्रा लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। इस वजह से भारत की मुद्रा कहीं ना कहीं बाहर जा रही थी और भारत में गरीबी के आसार बढ़ रहे थे। ये ओवरऑल कारण हमें देखने को मिलेंगे अकाल के संदर्भ में, भारत में जो गरीबी बढ़ी उसके संदर्भ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रमों को स्पष्ट कीजिए। महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम। देखिए, जब गांधी जी आंदोलन करते थे ना, तो यह तो बात हमें पता ही है कि उनकी जो स्ट्रेटेजी होती थी वो अहिंसा की स्ट्रेटेजी होती थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना, विनय के साथ, सिविल डिसोबीडियंस। हम बात आपकी मानेंगे नहीं, लेकिन आदर के साथ आपकी बात नहीं मानेंगे। तो जब गांधी जी की स्ट्रेटेजी होती थी वो होती थी बहिष्कार करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, बहिष्कार करना है, सड़कों पर हुजूम लगा देना है, सड़कों पर रैली निकालनी है, मार्च निकालना है, कर देने के लिए मना कर देंगे हम। स्कूल, जो अंग्रेजी स्कूल होते थे, न्यायालय होते थे, उनका विरोध करते थे हम। और विदेशी वस्त्रों की होली जलाते थे, उनका भी विरोध, वो बहिष्कार के अंतर्गत ऐसी चीज़ें आ गई। तो जब आंदोलन करते थे तो इस तरह की चीज़ें होती थी। और जब आंदोलन थोड़ा शिथिल अवस्था में होता था तो गांधी जी रचनात्मक कार्यक्रमों को शुरू करते थे। इन रचनात्मक कार्यक्रमों में जैसे लोगों को स्वावलंबी बनाना, उन्हें अपना रोजगार तलाश करने के लिए काबिल बनाना, खुद से कुछ हुनर उन्हें सिखाना, इस तरह की चीजें, स्वावलंबी कार्यक्रम। जैसे इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो खादी आश्रमों की स्थापना करते थे। ये आश्रम है, खादी आश्रमों की स्थापना करते थे जिससे लोगों में स्वावलंबनता आए, इस तरह की चीजें होती थी। इसके अलावा राष्ट्रीय विद्यालयों की, क्योंकि हमने कहा कि अंग्रेजी विद्यालयों और न्यायालयों को क्या करते थे, सपोर्ट नहीं करते थे, उनका विरोध करते थे। तो राष्ट्रीय स्कूलों, विद्यालयों की स्थापना, और राष्ट्रीय विद्यालयों के साथ क्योंकि न्यायालयों का भी बहिष्कार हम करते थे, तो पंचायतों की स्थापना। पंचायतों की स्थापना। इसके अलावा क्योंकि भारत में धार्मिक सहिष्णुता होना बहुत ज्यादा जरूरी था, तो महात्मा गांधी समय समय पर ऐसे कार्यक्रम भी लाते थे जिससे हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे, हिंदू मुस्लिम एकता, इसके लिए सतत प्रयास करते रहते थे। और जो भारत की सबसे बड़ी समस्या थी और कहीं ना कहीं वर्तमान में भी विद्यमान है, छुआछूत जैसी चीजों का। हालांकि हमारे संविधान ने आर्टिकल 17 के अंतर्गत छुआछूत को एक अपराध की श्रेणी में डाला है, लेकिन हम देखते हैं कि ग्रामीण परिसर में, ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं ना कहीं आज भी वो तत्व देखने को मिलते हैं। तो महात्मा गांधी इस दौरान क्या करते थे, छुआछूत उन्मूलन कार्यक्रम भी चलाते थे। छुआछूत उन्मूलन कार्यक्रम, इस तरह की चीजें होती थी। इसके अलावा अगर कोई आपदा आई है कहीं पर, प्राकृतिक आपदा, जो कि कहीं ना कहीं कृत्रिम कारणों का भी एक उदाहरण होती थी। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा है जो प्राकृतिक आपदाएं हमें नजर आती है उसके कुछ कृत्रिम कारण भी होते हैं। जैसे वर्तमान में जो प्राकृतिक आपदाएं चरम स्थिति पर हैं, जलवायु परिवर्तन उसका कारण है, और जलवायु परिवर्तन हमारी वजह से है ना। तो इस तरह की चीजें, तो प्राकृतिक आपदाओं के जो पीड़ित होते थे, आपदाओं के पीड़ित, उनकी क्या करते थे, सहायता। इस तरह के काम महात्मा गांधी अपने रचनात्मक कार्यक्रम के अंतर्गत करते हुए नजर आते थे, और उनके साथ वाले लोग, गांधी जी के प्रभाव में जो लोग थे वो। तो एक बात तो यह हो गई कि इन कार्यक्रमों के दौरान जो रचनात्मक कार्यक्रम किए जाते थे उनकी बात हमने कर दी। अब इन कार्यक्रमों का प्रभाव क्या रहा, क्योंकि गांधी जी की जो
रणनीति थी वो क्या थी, संघर्ष, तैयारी, संघर्ष की रणनीति थी, या संघर्ष विराम संघर्ष की रणनीति थी। तो ये तैयारी का एक पार्ट था गांधी जी का, लोगों को अपने से जोड़े रखने के लिए, अपने आंदोलन से जोड़े रखने के लिए गांधी जी इस तरह से लोगों को एक करने की कोशिश करते थे। तो ये उसके प्रभाव में हम दिखा देंगे, ये बात आ जाएगी इस क्वेश्चन के अंदर। अब करते हैं आज के सिलेबस की बात। आज का जो सिलेबस है उसमें हम बात करने वाले हैं स्वतंत्रता पश्चात भारत की, और इसमें सिर्फ एक लाइन में दिया हुआ है कि देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन। अगर इसके हम कंटेंट को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कंटेंट इसका हमें मिलता भी नहीं है, बहुत छोटा सा सब्जेक्ट है, लेकिन इसे पढ़ना हमें बहुत सारे डायमेंशन से है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत से क्वेश्चन जो पूछे गए हैं पिछले 5 सालों में 2 क्वेश्चन आए हैं, और एक क्वेश्चन शायद अभी 2022 में भी है। तो 3 क्वेश्चन है पिछले 5 सालों में, और इसी से संबंधित है, एकीकरण और पुनर्गठन से संबंधित है, लेकिन इसके डायमेंशंस चेंज किए हुए। यदि आप देखोगे 2021 में जो क्वेश्चन आया था वो इसके प्रशासन से लेकर आया था, प्रशासनिक आयाम से और राजनीतिक आयाम से था। 2018 में जो क्वेश्चन था वो था इसके आर्थिक आयाम से। तो हमें तैयार रहना चाहिए इसे अलग अलग तरह से इंटरप्रेट करने के लिए इस वाले कंटेंट को। तो इसका जब हम देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन हो रहा था, उसका हमारे सांस्कृतिक आयाम पर किस तरह से प्रभाव पड़ा, राजनीति का तो पूछा भी जा चुका है, पूछा जा भी सकता है। तो अलग अलग डायमेंशन में इसको हमें सोचकर देखने की जरूरत है। हमारे सामाजिक आयाम पर क्या प्रभाव पड़ा, इस तरह से इसको देखने की जरूरत है। तो हमें क्या करना है, पढ़ना तो है, छोटा सा कंटेंट है, लेकिन इसको डायमेंशन के साथ पढ़ना है, अलग अलग डायमेंशन को लिंक करते हुए इस चीज को हमें पढ़ने की कोशिश करनी है। इसका क्वेश्चन अभी लास्ट में देखेंगे। विश्व इतिहास की बात करें तो सिलेबस दिया हुआ है विश्व के इतिहास में 18वीं सदी की घटनाएं। 18वीं सदी मतलब वही 1700 के बाद वाली घटनाओं की बात की हुई है। औद्योगिक क्रांति है, विश्व युद्ध है, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्शन शास्त्र जैसे साम्यवाद, कम्युनिज्म, पूंजीवाद, कैपिटलिज्म, समाजवाद, सोशलिज्म आदि शामिल होंगे, उनके रूप और समाज पर उनका प्रभाव। ये एक हमें सिलेबस दिया हुआ है। लेकिन अगर पिछले 5 सालों में हम बात करें तो दो क्वेश्चन हमें मिलते हैं। एक क्वेश्चन तो हमें मिलता है विश्व युद्ध से, यहाँ पर मैं लिखता हूँ जो महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक क्वेश्चन हमें मिल चुका है विश्व युद्ध से। विश्व युद्ध में दोनों आ जाते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, और इनके बीच का घटनाक्रम जो 2021 में इससे क्वेश्चन पूछा गया है, 2015 में भी इससे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, फिर अगर हम बात करें क्रांतियों वाला पोर्शन, दूसरा टॉपिक आ जाता है क्रांतियां। क्रांतियों का एक 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, रूस की और अमेरिका की और फ्रांस की क्रांतियों को जोड़ते हुए। ये क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस में भी लिया है। तो कहीं ना कहीं जो रूस की क्रांति है वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, 1917 वाली जो क्रांति है वो। इनसे तो पिछले 5 वर्षों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इन्हीं दोनों टॉपिक से पूछे गए हैं। लेकिन और अगर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की हम बात करें तो औद्योगिक क्रांति को भी हमें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि औद्योगिक क्रांति से 2015 में एक क्वेश्चन आया था। इसके बाद में उपनिवेशवाद वाला जो टॉपिक है वो भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। तो सिलेबस तो हमने देखा, लेकिन जो ज्यादा हमें ध्यान देना है विश्व युद्धों पर ध्यान देंगे। जो क्रांतियां हैं, अमेरिका की क्रांति,
फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति। इसी संदर्भ में हम अमेरिका का गृह युद्ध भी देख लेंगे अच्छे से, ठीक है। फिर औद्योगिक क्रांति को हमें अच्छे से देखना है और उपनिवेशवाद को भी हमें ध्यान से देखना है। 2016 और 2017 में रेगुलर यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी एक क्वेश्चन दोनों सालों में। तो ये हमारा एक ओवरव्यू था स्वतंत्रता पश्चात भारत का और विश्व इतिहास का। इन चीज़ों पर हमें ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। आइए अब आज के क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, फिर हमारी इस वीडियो को विराम देंगे। ये जो क्वेश्चन है आज का, चर्चा करें कि क्या हाल के समय में नए राज्यों का निर्माण भारत की अर्थव्यवस्था के लिए, आर्थिक एक्सपेक्ट आ गया, इसमें आर्थिक तत्व आ गया, तो अब इसको अर्थव्यवस्था के लिहाज से हमें देखना है। चर्चा करें कि क्या हाल के समय में नए राज्यों का निर्माण, अभी अगर वर्तमान समय में 2018 का क्वेश्चन है, नए राज्यों का निर्माण हम करते हैं तो इसका भारत की अर्थव्यवस्था के लिए लाभ है या नहीं है, इसकी चर्चा आपको करनी है 250 शब्दों में। 2018 का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। स्पष्ट कीजिए कि अमेरिकी एवं फ्रांसीसी क्रांतियों ने आधुनिक विश्व की आधारशिलाएं किस प्रकार निर्मित की थी। 2019 का ये क्वेश्चन है, ये भी आपको अपनी प्रैक्टिस में देखना है। कल इसका हम एक फ्रेमिंग करने की कोशिश करेंगे और आगे जो भारतीय समाज का सिलेबस होगा उसका हम एक ओवरव्यू लेंगे और उस पर थोड़ी सी नज़र डालेंगे कि किन टॉपिक्स पर हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आज के लिए इस वीडियो को यहीं रखते हैं। अपने इनपुट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नई चीज़ें कुछ ऐड कर सके हम आपकी बेहतरी के लिए तो कमेंट कीजिएगा। वीडियो कैसा लगता है ये ज़रूर बताना और हमारा हौसला अफजाई करते रहना। इस वीडियो को यहीं पर विराम देंगे। धन्यवाद।